हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर न्यू बायोकेमिस्ट्री सीरीज ऑफ वीडियो डॉक्टर्स। मैं हूं ओमकार और यहाँ हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स, वो भी हिंदी में। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। लेट्स गेट अक्वेंटेड विद दिस डिसिप्लिन फर्स्ट, राइट? सो व्हाट इज दिस बायोकेमिस्ट्री? व्हेन वी ब्रेक दिस नेम वी गेट बायो मतलब लाइफ, केम मतलब ब्लैक एंड स्त्री मतलब मैजिक। सो कैन आई से दिस बायोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट ब्लैक मैजिक ऑफ life. Biochemistry is this set of chemical reaction. It is the study of all the chemical reactions which is occurring inside our living body. तो जितने भी जीव जंतु है उनके अंदर कोई ना कोई chemical reactions हो रही है. Millions of chemical reactions are occurring inside us itself, right? So biochemistry is nothing but the study of those chemical reactions, and these reactions are keeping us alive. ये reactions जो है एक orchestra में काम कर रहे हैं. तो ऑर्केस्ट्रा में जैसे सिंक नहीं होता अगर बराबर, तो इट इज नथिंग बट अ बैंड ऑफ नॉइज देन, है ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिएक्शंस आर सिंक्ड वेल विद ईच अदर. तो रिएक्शन जो है, हर रिएक्शन एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है किसी तरह. तो कैसे डिपेंडेंट है, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, वी विल बी लर्निंग इन बायोकेमिस्ट्री इन दिस डिसिप्लिन. सो हमारी बॉडी जो है एक बेहतरीन केमिकल मशीन है. रोज लाखों और करोड़ों हमारी बॉडी जो है एक केमिकल मशीन है, एक बहुत बेहतरीन केमिकल मशीन जिसमें 24/7 lakhs and crores ऑफ रिएक्शंस आर हैपनिंग, राइट? एंड धरती पे जीवन संभव ही नहीं हो पाता अगर हमारे अंदर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे होते, राइट? सो देयर इज अ डायनामिसिटी आई कैन से, एंड दिस डायनामिसिटी इज समवेयर हेल्पिंग अस टू सर्वाइव. ना हमने ऊपर एक डेफिनेशन से एक टर्म उठाया विच इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म. इट इज जस्ट अ फैंसी नेम ऑफ द रिएक्शंस विच आर हैपनिंग इनसाइड अस, विच आर कीपिंग अस अलाइव. सो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं विच आर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. नाउ एनाबॉलिज्म इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस. लाइक जैसे ईंट से ईंट मिलके एक घर बनता है, वैसे ही छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स को जब मैं मिला के एक बड़ा सा बायोमोलिक्यूल बनाता हूँ, तो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म. Whereas catabolism is something opposite, जहाँ पे हमारा जो बना हुआ घर है, जब मैं उसको तोड़ता हूँ which is a degradation reaction, तब उसको मैं बोलूँगा कैटाबॉलिज्म. यानी मैं एक बड़ा बायोमोलिक्यूल को लेता हूँ और उसको मैं जब तोड़ता हूँ छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स में, दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन. कभी भी याद रखना, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसको एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं, राइट? एंड एनाबॉलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होती है. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे प्लांट्स जो है वो एनर्जी कंज्यूम करती है, लाइट एनर्जी कंज्यूम करती है सन से, एंड दे सिंथेसाइज ग्लूकोज. ऑल राइट, तो हमने एक टर्म और एक यूज किया विच इज बायोमोलिक्यूल. नाउ व्हाट आर दिस बायोमोलिक्यूल्स? These are the building blocks which are constituting us, जो हमको बनाते हैं, जो हमारे सेल्स को, उनके ऑर्गेनेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं. These are the building blocks, right? But इनका रोल जो है वो सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स तक सीमित नहीं है. Why? Because बायोमोलिक्यूल्स जो है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं. यही बायोमोलिक्यूल्स उन एनर्जी को स्टोर भी करते हैं, एंड दीज आर द यूजर्स इटसेल्फ. ये उन एनर्जी को यूज भी करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज एक बायोमोलिक्यूल है, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट पॉलीसैकेराइड्स जो है उन एनर्जी को स्टोर करता है, वो भी बायोमोलिक्यूल ही है. और उन एनर्जी को यूज करने वाले प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो उनको यूज़ करते हैं. तो बायोमोलिक्यूल्स इनको बना रहे हैं, इनको स्टोर कर रहे हैं और इनको यूज़ कर रहे हैं. और जो इन्फॉर्मेशन होती है ना कि कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करे, कैसे उसको स्टोर करे और कैसे उसको यूज़ करे, ये जो एनर्जी होती है वो जो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करते हैं, वो भी इन बायोमोलिक्यूल्स का ही रोल होता है. तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स which are proteins, lipids, carbohydrates and nucleic acids. So biochemistry जो है वो इन्हीं के structures और functions को deal करता है ना? तो उनमें कैसा मेटाबॉलिक पाथवे होगा, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से एंजाइम्स होंगे, और उनमें जो केमिकल एनर्जी का फ्लो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, कैसे जाएगा वो, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री के डिसिप्लिन में कवर करते हैं. ओके, तो अगर हम थोड़ा सा और डीप जाए तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये भी किसी ना किसी एलिमेंट से बना होगा. तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं विच आर फॉर्मिंग दिस बायोमोलिक्यूल्स. दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं स्नॉप्स. इनका निमोनिक है स्नॉप्स. और ये जो स्नॉप्स है यही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बनाता है,
and these organic chemistry are forming us. तो isn't it very amazing to know that पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 6 एलिमेंट्स जो है ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ना। अब इनमें भी कार्बन जो है वो हमारा सुपर हीरो है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है सबसे ज़्यादा प्रबल है। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी ऑफ कोवैलेंस, जिसके द्वारा वो अनलिमिटेड लेंथ के चेन बना सकता है। ये तो हमको पता ही है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कैटेनेशन, है ना। तो ताज्जुब की कोई बात नहीं है कि हर एक बायोमोलिक्यूल में हमारा कार्बन प्रेजेंट है। ऐसा कोई भी बायोमोलिक्यूल नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। कार्बन इज एवरीवेयर। अब स्नॉब्स जो है ये हमारे बॉडी का 90% ड्राई वेट बनाता है, और जो बाकी का 10% है वो बाकी के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स बनाते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड अगर हम देखेंगे तो इसमें कार्बन का सिर्फ 16 मेंबर्स हमको देखने मिलेगा, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है दीज आर जस्ट एसोसिएटेड विद दिस कार्बन, राइट। तो हमारा जो मेन बायोमोलिक्यूल्स का जो स्केलेटन है, यू कैन से इट इज फॉर्म्ड बाय कार्बन। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स देख सकते हैं, जहाँ पे कार्बन जो है वो बहुत ही लंबे लेंथ में एसोसिएटेड होता है एक रिंग स्ट्रक्चर में। तो कार्बन जो है वो किसी भी शेप में हम एसोसिएट कर सकते हैं इसको, राइट। देन हम लोग पोजीशन अगर देखेंगे हमारी बायोकेमिस्ट्री का, तो इट इज समवेयर बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बिगर पिक्चर में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, सेलुलर लेवल पे या टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। तो बायोकेमिस्ट्री इज लाइक अ बर्ड्स आई व्यू, है ना। जबकि केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा और डीप में ले जाती है हमको, एट द एटॉमिक लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल, जहाँ पे हम मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है वो सिर्फ रिएक्शंस नहीं पढ़ते, उसके मैकेनिज्म्स के अंदर जाते हैं डीप में कि कैसे हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो रहा है ना। तो बायोकेमिस्ट्री इज समवेयर बिटवीन दिस टू डिसिप्लिन्स। देन बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट, एक बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है मैं बोल सकता हूँ, विच इज कवर्ड इन वास्ट other disciplines like biochemistry is covered in cell biology, it is used in physiology, it is used in immunology, it is also used in microbiology. Now microbiology is nothing but biochemistry का study in microbes and pharmac, of course pharmac का तो धंधा ही बंद हो जाए भाई अगर बायोकेमिस्ट्री ना हो तो, क्योंकि कौन सा ड्रग कौन से एंजाइम पे एक्ट करेगा, कौन से स्टेप पे एक्ट करेगा, ये तो हमको पता ही नहीं चलना है फिर, है ना। देन टॉक्सिकोलॉजी एंड बहुत सारी फील्ड्स होती है जैसे कैंसर, सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन, सब में बायोकेमिस्ट्री जो है आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ही। नाउ बायोकेमिस्ट्री हैज अ वेरी डीप रोल इन मेडिसिन, इट इज़ वेरी डीपली इंटर रिलेटेड विद मेडिसिन। अब मेडिसिन का कोई भी टॉपिक उठाओ, जैसे कि अथेरोस्क्लेरोसिस विच इज़ अ वेरी फेमस मेडिसिन टॉपिक, वो है लिपिड का डिसऑर्डर जो कि एक बायोमोलिक्यूल है ना। अगर मैं प्रायोन डिजीज की बात करूँ तो वो प्रोटीन डिसऑर्डर है। इफ यू टॉक अबाउट डायबिटीज मेलाइटस, इट इज़ अ वेरी फेमस disorder of carbohydrates, and Down syndrome or other genetic disorders जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सारे न्यूक्लिक एसिड के डिसऑर्डर्स है। तो यू कैन सी हाउ मेडिसिन इज वेरी डीपली इंटर रिलेटेड विद बायोकेमिस्ट्री, राइट। ये तो हो गया चीज़ें बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अब हम अपना डिसिप्लिन चालू करते हैं विद स्टार्टिंग दी वेरी बेसिक टॉपिक विच इज ग्लूकोज एंड इट्स सोर्सेस। तो व्हाट इज दिस ग्लूकोज? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें 6 पोजीशंस होती है, जिसमें से एक ऑक्सीजन कवर कर लेता है और बचा हुआ 5 कार्बन। लेकिन हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो छठा कार्बन जो है वो 5वें कार्बन से एसोसिएटेड होगा, ऐसे लटका हुआ होगा, है ना। नाउ ग्लूकोज इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज दिस फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी? मतलब ये ग्लूकोज जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है फॉर इट्स एनर्जी यूजेज, है ना। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ना हो। तो ग्लूकोज जो है इट इज यूज इन एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस प्लैनेट, राइट। अब फूड चेन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ग्लूकोज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? इसको थोड़ा सा हम डीप में अगर हम कवर करेंगे तो वी कैन हियर सी एन एग्जाम्पल। ये हमारे सूरज दादा है ना, और ये हमारा प्लांट है। अब सूरज दादा ने थोड़ी सी रोशनी फेंकी प्लांट पे, तो प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। कैसे करेगा? बाय इनहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड एब्जॉर्बिंग द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड, है ना। तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाया? ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। व्हाई? बिकॉज इट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन, है ना। तो ये साथ में बाय प्रोडक्ट देता है हमको ऑक्सीजन। अब ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। अब फूड चेन के हिसाब से हमारे प्लांट्स जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए विच आर प्रोड्यूसिंग दिस ग्लूकोज। धरती पे ग्लूकोज जो है वो लाता कौन है? प्लांट्स लाता है।
दैट्स व्हाई दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब ये हमारा गोट, ये यहाँ पे फूड चेन में होगा सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, बिकॉज इट इज फीडिंग ऑन दिस प्लांट्स। तो ग्लूकोज जो है, जो भी प्लांट्स बना रहा है, वो सारा का सारा अब गोट में चला गया। नाउ कम्स कंज्यूमर्स, जो इन गोट को खाएगा, जो इन सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स पे फीड करेगा। तो ये ग्लूकोज जो है अब हम कंज्यूमर्स में चला गया। फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमंस ना, हम ह्यूमंस में एक यूनिक बात यह है कि हम लोग ओमनीवरस है, सो वी कैन फीड डायरेक्टली ऑन दी प्लांट्स इटसेल्फ। तो हमको ग्लूकोज जो है वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर से भी मिल रहा है एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर से भी मिल रहा है। तो अब हम इन जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ है हमको, इनको यूज़ कैसे करेंगे? बाय ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म में होगा, है ना। बट उसमें सिर्फ 2 ATP मिल रहा है, मुझे ज़्यादा ATP चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको और फर्दर ऑक्सीडाइज करूँगा, मैं पायरूवेट को भेजूंगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन यूज़ होगा एंड उसमें से एनर्जी निकलेगी उसके ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो जो एनर्जी निकली है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हमने देखा, जो ग्लूकोज प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा था वो कैसे फूड चेन में हम तक पहुंचा और हमने उसको यूज़ कैसे किया। नाउ अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज का सोर्स क्या होगा हमें, हमारे टिश्यूज़ को ग्लूकोज मिल कहाँ से रहे। तो सबसे पहले बहुत ही जो फर्स्ट थिंग हमारे ब्रेन में आता है विच इज़ फूड, है ना, डाइटरी सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज में हम उसको तोड़ेंगे जीआई ट्रैक्ट के अंदर एंड डायरेक्टली वी विल बी एब्जॉर्बिंग इट इन आवर प्लाज्मा, है ना। तो मोस्टली हर फूड में हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट होता ही है। सो क्योंकि हमने अभी अभी खाना खाया, कैन आई से दैट इट इज़ अ फैट स्टेट, है ना, एंड इट विल रेज द ब्लड ग्लूकोज ऑफ कोर्स, है ना। तो पोस्ट ब्रांडियल ब्लड ग्लूकोज जो होगा जस्ट आफ्टर द ईटिंग फूड इट विल बी 120 to 140। तो पोस्ट ब्रांडियल यानी खाना खाने के बाद। तो ये इसमें एक कैच ये पकड़ना है हमको कि जो फैट स्टेट है ये सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड होता है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर हमारे टिश्यूज जो है वो सारा का सारा ग्लूकोज जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो अब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। तो उसके बाद हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज लेवल जो है वो गिरने लगेगा। तो नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आई शुड हैव अ बैकअप, राइट। तो डाइटरी सोर्स तो सिर्फ 2 घंटे के लिए काम करेगा। उसके बाद कौन काम करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, विच इज नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्स। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक बंदा है जो 30,000 कमाता है मंथली, उसमें से 15,000 वो खुद के खर्च के लिए यूज़ करता है और बचे हुए 15,000 वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है ताकि उसके बुरे वक्त में काम आए भाई, है ना। जब उसके पास पैसे ना हो तो वो उसको विड्रॉ करके यूज़ करे। अब एक दिन क्या होता है, उसकी कंपनी क्राइसिस में चली जाती है, तो वो उसको 2 महीने पे नहीं कर पाती। अब वो 2 महीने उसके बैंक के पैसों पर डिपेंडेंट होता है, जो उसने डिपॉजिट कर रखे थे अपने बुरे वक्त के लिए, वो काम आ गए ना। अब सिमिलरली इस सिचुएशन को अगर हम यहाँ इस केस में डालें, तो सपोज कि मेरा बैंक जो है वो लिवर है, ठीक है, और जिस बंदे की मैं बात कर रहा था वो मेरे टिश्यूज़ है, और मैंने सुबह, मान लो मैंने सुबह 9 बजे खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया मैंने 9 बजे, और अब मैं लंच करूंगा 1 बजे। तो इस दरमियान 4 घंटे का डिफरेंस है, उसमें से 2 घंटे जो है वो तो फैट स्टेट के हो गए, वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो मैं पे कर रहा हूँ अपने टिश्यूज़ को, मेरे टिश्यूज़ को सैलरी मिल रही है, उसमें से वो कुछ जो खुद यूज़ कर रही है, कुछ जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर रही है ना, बैंक में स्टोर कर रही है। तो जो मेरे टिश्यूज़ है उसने ग्लूकोज स्टोर कर लिए ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कहाँ पे? लिवर में। लिवर इज आवर बैंक, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन बन रहा होता है, राइट। अब बचे हुए 2 घंटे, ठीक है, 4 घंटे में से बचे हुए 2 घंटे जो है वो फैट स्टेट के हो गए, बाकी के 2 घंटे ये जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसने स्टोर कर रखा था वो काम आ जाएगा। अब वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ सकता है, तो मेरे टिश्यूज़ को फिर से ग्लूकोज अवेलेबल होगा। तो बेसिकली मुझे एक बेस लाइन मेंटेन करना है ना, 2 घंटे बाद मेरे ग्लूकोज जो है वो गिरने लगेगा ब्लड में, उसका लेवल जो है बहुत गिर जाएगा, तो मुझे गिरने नहीं देना। तो यहाँ पे मेरा बैंक जो है लिवर, वहाँ से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, जब मुझे चाहे मैं ग्लूकोज विड्रॉ कर सकता हूँ। तो ग्लाइकोजन का काम ही ये है टू मेंटेन दी बेस लाइन ऑफ ग्लूकोज, है ना। अब सपोज कि उसी बंदे के एग्जाम्पल में हम लोग एक केस लेते हैं कि वहाँ पे समझो कोरोना काल चालू हो गया और क्वारंटाइन हो गया, 1 साल तक बंदे को पे नहीं मिला। तो सवाल ये है, क्या उस बंदे को, क्या हमारे बैंक में उतने पैसे हैं इस बंदे के लिए, उतने पैसे जमा किए बंदे ने कि उसको उसका घर जो है वो 12 महीने चल पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह हमारे ग्लाइकोजन जो है, हमारा ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन, वो 12 से 18 घंटे तक हमको एनर्जी दे सकता है, हमको ग्लूकोज दे सकता है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल में कहाँ से सेट होता है?
हमारे केस में सपोज मैंने रात को 9 बजे डिनर किया था, अब मैं सुबह उठ के 9 बजे नाश्ता करूंगा, तो 12 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो इस 12 घंटे जो है मुझे अपना लिवर से ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज दे सकता है। 12 घंटे नहीं, वो 18 घंटे तक इनफैक्ट दे सकता है। तो मैं 18 घंटे भूखे रह सकता हूँ, डिपेंडेंट रह सकता हूँ अपने ग्लाइकोजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 घंटे मतलब बहुत ही लंबा समय हो गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा समय तक मैंने नहीं खाया कुछ भी। तो कैन आई से दिस स्टेट एज फास्टिंग स्टेट, है ना, क्योंकि मैंने 12 घंटे कुछ नहीं खाया था। और ग्लाइकोजन का काम क्या है यहाँ पे, टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन दिस फास्टिंग स्टेट, है ना, टू मेंटेन द बेस लाइन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। और कितना होना चाहिए ये बेस लाइन, इट शुड बी 70 to 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इन फास्टिंग स्टेट, है ना। पोस्ट प्रांडियल खाना खाने के बाद कितना था, 120 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग स्टेट में कितना है, 70 to 100। तो मुझे 70 के नीचे तो कतई जाने नहीं देना। तो मेरा ग्लाइकोजन जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये तो हो गया सेकंड सोर्स, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया भाई तो बहुत हैवी ड्राइवर निकला ये तो, है ना। 12 से 18 घंटे तक हमको ग्लूकोज दे रहा है वो। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या 18 घंटे के बाद मुझे ग्लूकोज नहीं मिलेगा? 18 घंटे के बाद क्या करूंगा मैं, है ना। सपोज मैं 2 दिन तक भूखा हूँ और 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया, तो तब मुझे कौन ग्लूकोज देगा? आई शुड हैव अ थर्ड बैकअप ऑल्सो, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, फैट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे और हेंस हमारे प्लाज्मा फिर से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। क्या उल्लू बन गया। अब भी फैट जो है कभी भी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। फैट से तो मैं डायरेक्टली एनर्जी ले सकता हूँ, फैट्स इनफैक्ट ज़्यादा एनर्जी यील्ड करते हैं ग्लूकोज के कंपैरिजन में। तो मैं भाई फैट्स को क्यों कन्वर्ट करूँगा ग्लूकोज में। और फैट्स का जो कन्वर्जन है वो ग्लूकोज में क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव पाथवे है, ठीक है। और फैट से मुझे डायरेक्टली जब मिल रहा है एनर्जी, तो मैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट क्यों करूँगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये पता होते हुए भी हमारी बॉडी जो है बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करेगी फैट्स को, ऑब्वियसली बात है। ये तो भाई मतलब वही बात हो गई ना कि मार्केट में 2 घड़ी बिक रही है, ठीक है। एक घड़ी है जो है वो बहुत सस्ती है, 500 रुपये की मान लो, और वो बहुत फीचर्ड है, ठीक है, बहुत फीचर्स है उसके अंदर। और दूसरी घड़ी है जो 5000 की है लेकिन उसमें कम फीचर्स है। तो आप कौन सा लोगे आप घड़ी? आप सस्ती वाली घड़ी लोगे जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स है और वो क्वालिटी वाली भी है ना। महंगा क्यों खर्च करोगे आप, ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करने हैं आपको, ठीक है। तो वैसे ही बॉडी भी हमारी बहुत स्मार्ट है, वो फैट्स को कन्वर्ट ही नहीं करती ग्लूकोज में। मतलब मेरे पास है पाथवे, देयर इज अ पाथवे विच कन्वर्ट्स दी फैट्स इनटू ग्लूकोज, बट उसकी भी एक कंडीशन है कि वो ऑड चेन फैटी एसिड्स होने चाहिए, ठीक है। और मोस्टली अपने बॉडी में 90% ऑफ द टाइम इवन चेन फैटी एसिड्स होते हैं। फैट जो है वो हमेशा इवन चेन में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ऑड चेन में नहीं होते। ऑड चेन में बस 10 to 5% होते हैं, और उतने कम भी है सबसे पहली बात तो। और सेकेंडली ये बहुत ही एक्सपेंसिव पाथवे भी है, जितना ग्लूकोज से मुझे एनर्जी मिलेगा नहीं उतना तो मुझे डालना पड़ेगा इसके कन्वर्जन में, तो मैं वो क्यों करूँगा, है ना। तो यहाँ पे इतना तो साफ है कि मेरा फैट्स को मैं कन्वर्ट नहीं करूँगा ग्लूकोज में। तब कहाँ से आएगा मेरे पास ग्लूकोज? मेरे पास ग्लूकोज आएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस से, विच इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स इनटू ग्लूकोज। जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स पहले अमीनो एसिड्स में टूटेंगे फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लिसरॉल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग ग्लूकोज में। एंड लैक्टेट, जो लैक्टिक एसिड्स बन रही है हमारे मसल्स के अंदर, वो कोरी साइकिल के थ्रू फिर से ग्लूकोज बनेगा लिवर में। कोरी साइकिल इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इटसेल्फ, है ना। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बहुत ही एक्सपेंसिव पाथवे है, लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए लग रहा था, है ना। इसमें एनर्जी बहुत जाता है लेकिन इतना भी नहीं जाता कि वो हमारा फायदा ना दे पाए। यहाँ पे हमारा फायदा होता है, वी गेट ग्लूकोज से हमको इतनी एनर्जी मिल पाती है कि वो इससे कॉम्पनसेट कर जाए, मतलब वो यूजफुल है इस केस में। वहाँ पे फैट के केस में तो वो ज़्यादा एनर्जी ले रहा था, इतना तो मुझे ग्लूकोज से मिलेगा भी नहीं, वो इनफैक्ट डबल एनर्जी यूज़ कर रहा था, तो मतलब ही नहीं ना उस चीज़ का। अब क्योंकि मैं 2 दिन तक कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो क्या मैं इस स्टेट को स्टारवेशन स्टेट कैसा कह सकता हूँ? मतलब मेरा फास्टिंग जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो गया ना, इट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग स्टेट विच इज़ कॉल्ड एज स्टारवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरा ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम भी यही होता है कि मेरा बेस लाइन मेंटेन करना है ग्लूकोज लेवल का। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की तरह ही इसका काम भी बेस लाइन मेंटेन करना होता है, 70 के नीचे नहीं गिरने देना, ठीक है, 70 to 100 के बीच में रखना है, 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इसी पे एक रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं,
विच इज़ वाई एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल इन मॉर्निंग एंड नॉट इन इवनिंग टाइम। सुबह के टाइम पे क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए, शाम के वक्त एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होता। क्यों? इसका रीज़न जो है वो ये है कि सुबह जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट खाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है ऑलरेडी ग्लाइकोजन यूज कर चुकी है बहुत अमाउंट में, है ना। ओवरनाइट बहुत सारा ग्लाइकोजन यूज हो चुका है, कुछ ही ग्लाइकोजन रिजर्व्स बचे हैं जो सिर्फ 3-4 घंटे और 4-6 घंटे मेरा साथ दे सकते हैं। लेकिन वो ग्लाइकोजन भी एकदम 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज में रैपिड ग्लूकोज यूज होगा। तो अब क्या होगा कि मेरा ग्लूकोनियोजेनेसिस एक हैवी पाथवे जहाँ पे मेरा एनर्जी ज़्यादा यूज़ होता है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न होगा, है ना। मोर द एनर्जी वी यूज़ मोर द कैलोरीज वी बर्न। तो हमारी बॉडी जो है, एक रीज़न तो ये है कि सुबह के टाइम पे बॉडी जो है क्विकली जितनी बची हुई ग्लाइकोजन स्टोर्स है उसको यूज़ कर लेंगी एंड इट विल नो टाइम विल शिफ्ट इनटू द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। तो सेकेंड रीज़न ये है कि बॉडी जो है वो फैट्स को भी बर्न करने लगेगी, क्योंकि फैट्स जो है वो ग्लूकोज से भी ज़्यादा एनर्जी यील्ड करती है। कैसे? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को देती है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में हमने यही पढ़ा था। लेकिन एक फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हमको 8 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स दे सकता है, तो 4 गुना ज़्यादा फैटी एसिड मेरे को एनर्जी दे सकता है। तो मैं क्यों नहीं फैट्स को यूज़ करूंगा? मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज में जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस कितना ही साथ देगा मेरा, उसका काम जो है वो बेस लाइन मेंटेन करना है ग्लूकोज का ब्लड में। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही हैवी वाला वर्कआउट वाला चीज़ है ना, तो उसमें बहुत एनर्जी कंज्यूम होता है। तो उस प्रोसेस में मेरा फैटी एसिड एकदम बेस्ट साथ दे सकता है। तो मेरा बॉडी जो है वो सुबह के टाइम पे फैट्स भी यूज़ करेगा, क्योंकि ग्लूकोज उतना है ही नहीं, मेरे को ग्लूकोनियोजेनेसिस से उतना ग्लूकोज नहीं मिल रहा जितना मेरे को एक्सरसाइज के लिए चाहिए। इट वोंट बी सफिशिएंट, दैट्स व्हाई बॉडी हैज़ टू शिफ्ट फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। तो मेरा फैट्स भी बर्न हो गया। वर्कआउट का मेन प्रोसेस यही तो होता है, कैलोरीज बर्न करनी है, फैट्स बर्न करनी है, और वो सुबह के टाइम पे बेस्ट हो सकता है। तो मैं इवनिंग के टाइम पे क्यों करूँगा? इवनिंग के टाइम पे क्या होता है कि 2 मील्स के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव मील्स के बीच में इतना गैप होता नहीं। तो समझो 4-5 घंटे का गैप हो गया। 4-5 घंटे का गैप में मेरे पास ग्लाइकोजन रिजर्व्स है उतना कि मैं यूज़ करूँ उस ग्लाइकोजन को। तो इसीलिए बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन को बर्न करेगी उस वक्त, शाम के वक्त, जो कि यूज़फुल नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल वी द डॉक्टर्स। थैंक यू।